सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर आपके हिंदी विषय में हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में सारे के सारे जितने कवि थे, कवित्रियां थी या जितने भी लेखक थे, सभी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, निबंध संग्रह के बारे में, काव्य संग्रह के बारे में हमने सभी के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देखिए, श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करना हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शब्द के विषय में सीखेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हम सभी को पता है कि जो शब्द होते हैं वो अक्षरों से मिल करके ही बने होते हैं। जैसे क, म और ल से मिलकर के क्या बना है, कमल बना है। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक या अनेक वर्णों के सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं। अब शब्दों के भेद यहाँ पर हम देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके अलावा इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, चार प्रकार से चार भेद होते हैं शब्दों के। अलग अलग प्रकार से इनको बांटा गया है। सबसे पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उनको तीन भागों में बांटा गया है: यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर यौगिक, रूढ़ और फिर लास्ट में आएगा योग रूढ़। अब तीनों के विषय में यहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा ये। तो व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, यौगिक का अर्थ ही होता है योग करना। हिंदी में हम जोड़ को क्या कहते हैं? योग कहते हैं ना। तो इसका अर्थ होता है जोड़ने से, अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे कि पाठ धनशाला से मिलकर के पाठशाला बना है। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देव धनालय, देवालय, राजपुरुष। जब हम इनको अलग अलग करते हैं इन शब्दों को, जैसे कि ये पूरा एक शब्द है यौगिक, इसको हमने अलग अलग किया, फिर भी क्या ये अलग अलग अपना एक अर्थ दे रहे हैं। राजपुरुष, राजा पुरुष। ठीक है। हिमालय, हिम और आलय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। देवदूत, नीलकंठ, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम इनको अलग भी कर रहे हैं यौगिक शब्दों को, तो भी अपना अपना ये अलग होने के बाद भी अपना खुद का एक अर्थ दे रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और लिखी हुई है कि ये सभी शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो जो यौगिक शब्द होते हैं, याद रखिएगा कि दो सार्थक शब्दों से मिल करके बने होते हैं। अब रूढ़ शब्द को ये बिल्कुल उल्टे होते हैं। इसके उल्टे कैसे होते हैं? वे वर्ण जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर अपना कोई अर्थ नहीं निकालते। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा एक शब्द है। अब घोड़ा में अगर हम घो को अलग कर दें और ड़ा को अलग कर दें तो क्या ये दोनों अपना कोई अर्थ देंगे? सार्थक अर्थ नहीं देंगे। इसी प्रकार से आदमी है। तो ये सब शब्द ऐसे हैं जो रूढ़ शब्द है, जिनको अलग करने पर ये अपना कोई अर्थ देते ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं होता इनका। तो वे शब्द जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर कोई अर्थ ना निकालें, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज में भी अगर हम अलग अलग कर देंगे तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि कल, पर। तो क और ल, प और र अलग अलग अपना कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से ये निरर्थक हो जाते हैं अलग अलग करने पर। तो आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग ये कोई भी अर्थ नहीं देते हैं। अब आते हैं योग रूढ़ पर। योग रूढ़ शब्दों में उपयुक्त दोनों विशेषताओं का समावेश होता है, यानी कि यौगिक और रूढ़ दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये विशिष्ट अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, जलज, चक्रपाणी एवं चारपाई आदि। तो यहाँ पर कैसे हम इनको समझेंगे? देखिए, वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि पंकज, दशानन। तो पंकज को जब हम अलग अलग करते हैं, पंक धन ज, तो कीचड़ में, इसका जो अर्थ होता है पंकज का वो होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला।
तो सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर के कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर दश आनंद मतलब मुख वाला रावण। लंबोदर अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं ये सब योग रूढ़ शब्दों में आ जाएंगे। ठीक है। गणेश, तो यहाँ पर लंबोदर अर्थात गणेश, पाठशाला अर्थात विद्यालय, निशाचर अर्थात राक्षस। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीसरा अर्थ देते हैं। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये डायरेक्ट अपना अर्थ नहीं देते हैं, इनके अंदर यौगिक शब्दों के भी गुण होते हैं और योग रूढ़ शब्दों और रूढ़ शब्दों के भी गुण होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा की शब्दावली की उत्पत्ति अनेक स्रोत हैं। कुछ शब्द संस्कृत के, कुछ संस्कृत से थोड़ा बदलकर तथा कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को सम्मिलित किया गया है। इन शब्दों की इस उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को निम्न भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द शुद्ध रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये संस्कृत में जैसे ही उठाए गए हैं वैसे ही हिंदी में ले लिए गए हैं। ठीक है। ज्यों का त्यों हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे कि जल है, विद्या है, नर है, गगन है, पवन है, पुरस्कार है। जैसे सुबह को कहीं कहीं प्रातः लिखा हुआ हम पाते हैं, प्रातः। तो ये सब शब्द सेम टू सेम संस्कृत से हिंदी में उठा लिए गए हैं। तो ये तत्सम यानी कि शुद्ध रूप है। ये क्या है? शब्दों के बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है। अब तद्भव शब्द सेम इसके उल्टे होंगे। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन हो गया है या फिर संस्कृत से हिंदी में उनका बिगड़ा हुआ रूप आ चुका है। तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि जीव, जीव को हम संस्कृत में जिह्वा कहते हैं। कन्हैया, कृष्ण, कृष्ण को हमने कन्हैया बना दिया। सांप को सर्प हम कहते हैं। ठीक है। तो कान को कर्ण कहते हैं, घी को घृत कहते हैं, दूध को दुग्ध कहते हैं। तो इस तरीके से हाथ को हस्त कहते हैं संस्कृत में। तो ये शब्द को हमने क्या बना दिया है? ये सब बिगड़े हुए रूप हैं संस्कृत भाषा के। तो क्रमशः संस्कृत के शब्द जिह्वा, कृष्ण, सर्प, कर्ण, घृत, दुग्ध और हस्त के विकसित रूप हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत शब्दों के ही बिगड़े हुए रूप होते हैं हिंदी भाषा में जिनका हम प्रयोग करते हैं। और तद्भव और तत्सम हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या फिर अदर कोई एग्जाम आप किसी स्टेट का दे रहे हो तो उसमें पूछता है ये। अब हम देशीय शब्द के विषय में पढ़ेंगे। देशीय शब्द हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों के द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि पंजाबी है, महाराष्ट्रीयन भाषा मराठी है, इसके अलावा भोजपुरी है दोस्तों, गुजराती है। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग भाषाएं हैं, बंगाली है। तो इन बोलियों के द्वारा जो शब्द आए हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि रोटी, बेटी, घोंसला, लोटा, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। अब विदेशी शब्द क्या है? तो आप नाम से समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कैंची, कुली, कंप्यूटर, डॉक्टर, मोटर, पुलिस, टोस्ट, चॉकलेट, टिकट, किताब, ईमान, हकीम, हलवाई, दरबार, औरत, जिला, आदमी, जल्दी, अनार, खर्दी, तोप, बारूद, दरोगा, बहादुर आदि। ये सब अलग अलग भाषाओं से लिए हुए शब्द हैं, तो इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हम देखेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है विकारी शब्द। तो वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इसी को अगर लिंग बदल देंगे हम तो क्या हो जाएगा? मैं पुस्तक पढ़ रही हूं हो जाएगा। रहा हूं का क्या हो गया? रही हूं हो गया। यदि वचन बदलकर पढ़ा जाए तो वे सब पुस्तकें पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द वे होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, किंतु, अरे, हाँ आदि। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक।
अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, इसके अलावा दोस्तों एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द और पर्यायवाची शब्द आते हैं। ठीक है, और विलोम शब्द भी आते हैं। तो इनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। पहले अच्छे से इनको हम समझते हैं। अर्थ के आधार पर यहाँ पर जो शब्द है उनको किस तरीके से बांटा गया 8 भागों में। सबसे पहले सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि खाना हुआ, पीना हुआ। निरर्थक शब्द कौन से होते? बहुत ही आसान है। निरर्थक शब्द का कोई उद्देश्य तथा अर्थ ना निकले उन्हें हम जिन शब्दों का कोई अर्थ या उद्देश्य ना निकले उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी, पानी के साथ वाणी बोल देते हैं बहुत लोग। रोटी, वोटी, तो रोटी का तो अर्थ है, वोटी का कोई अर्थ नहीं। तो पानी का तो कोई अर्थ है, वाणी का तो कोई अर्थ नहीं। तो ये सब क्या निरर्थक शब्द है जो हम उसके पीछे बोल देते हैं। जैसे चाय, वाय, तो चाय तो सार्थक है लेकिन वाय क्या, ये निरर्थक शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पर निरर्थक शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब है एकार्थी शब्द। तो ये वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे कि पुस्तक, घर, गाय आदि। ये एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो जिन शब्दों से एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, जैसे अतिथि, साधु, मेहमान, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, समाचार पत्र आदि। अब इसके बाद दोस्तों देखिए समानार्थी शब्द क्या होते हैं। तो जो शब्द समान अर्थ रखते हैं, जैसे कि अनुसार, अनुरूप, अनुस्वार, अभ्यस्त, ये सब समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब समान प्रतीत होने वाले शब्द, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है कि देखने में बिल्कुल समान होते हैं लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वे शब्द जो प्रतीक अर्थ रखने वाले होते हैं तथा थोड़ी सी भिन्नता से उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि अनल, अनिल, अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। योग, योग, एक योग जोड़ने वाला होता है, एक योग मिलान करने वाला होता है। एक योग मिलान या मिलन का होता है। फिर राज यानी कि रहस्य और राज्य यानी कि प्रदेश। भाग, एक भाग मतलब हिस्सा, भाग दूसरा, भाग्य मतलब किस्मत। अब पर्यायवाची शब्दों पर आते हैं। तो पर्यायवाची शब्द तो आपको पता ही है, ये शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आकाश, शून्य, नभ, गगन, अंतरिक्ष आदि हम कहते हैं आकाश को। आलिंद, भौरा, भ्रमर, मधुप, मधुकर, मिलिंद आदि कहते हैं। आंख को नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन, दृग ये सब कहते हैं। जैसे कि पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। अब आते हैं विलोम शब्द पर। तो जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड कहते हैं। जैसे कि आदि का अंत, आकाश का पाताल, यश का अपयश, सुख का दुख, सत्य का असत्य, निम्न का उच्च, उचित का अनुचित, जीवन का मरण, दिन का रात, भाई का बहन, माता का पिता, इस तरीके से ऊंचा नीचा, ये सब क्या है, ये सब अपोजिट वर्ड्स होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज पूरा शब्द के विषय में कंप्लीट, शब्दों के भेदों के विषय में कंप्लीट पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऐप को डाउनलोड करके उसके आगे की जो प्रक्रिया है हमसे पूछ सकते हैं। 7705 95 45 49। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर सारे विषयों की नोट्स मिलेंगे, सारे विषयों की पीडीएफ मिलेगी, राजन सीरीज, पवन सीरीज की, और सारे विषयों की जो हैंड रिटन नोट्स है जो हमने हाथों से लेकर के बनाया वो तो आपको मिलेंगे ही। तो आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी और ऐप की भी लिंक हम आपको दे देंगे। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, तो और क्लासेस मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। जय हिंद।